गुड इवनिंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत और आज हम हैं भारत के न्याय के मंदिर बोले जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में। और आज एक फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अपनी मौजूदगी कायम की है और इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से कल तक की जानकारी मांगी है और 15 मार्च तक ईसीआई के वेबसाइट में अपलोड करने के लिए बोला है। और यहाँ पर हमारे साथ एक एडवोकेट सर हैं जिन्होंने हमें बहुत ही अपना कीमती वक्त दिया है और हमारे देश को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये फ़ैसला आया और आखिर ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो था वो 2017 में लाया गया था और 29 जनवरी 2018 से इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। मतलब एक चुनाव 2019 के चुनाव में इसका उपयोग किया गया। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि इसका दुरुपयोग हुआ है और इसलिए उन्होंने 15 फरवरी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लेकिन लोगों की फिर मांग बढ़ी कि अगर आपने 2019 के चुनाव में इसका अगर उपयोग किया गया तो इसमें किस पार्टी को कितना पैसा मिला, इसका हिसाब दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मार्च तक का टाइम दिया था एसबीआई को, लेकिन एसबीआई ने बोला कि हमारे पास कोई भी लिखित डेटा नहीं है, हमने कैसे लिया, किससे लिया, हमको 30 जून तक टाइम मिलेगा। लेकिन लोगों को फिर से ये लगा कि आने वाले समय में चुनाव है और फिर से कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ ना हो जाए या फिर मिसयूज़ अगर हुआ है तो वो जनता के सामने रखा जाए। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक को फटकार लगाई है और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एडवोकेट सर हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। तो आपका नाम बताएं सर। एडवोकेट मेघराज सिंह जी। और जैसा कि आज आप तो वहाँ पर सुनवाई में शामिल भी रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कल तक का समय दिया है। तो इस फैसले में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये फैसला जो है जितनी भी बोला जाए तो पूरे देश के नागरिकों की जो एक उम्मीद होती है न्यायपालिका से, उस उम्मीद पर माननीय उच्चतम न्यायालय की जो 5 जजों की खंडपीठ है वो बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और ये जनता जो अपने टैक्स का पैसा देती है और उसी के तहत ये सब चीज़ें बाहर आती हैं। क्योंकि इसके पहले आरटीआई के तहत सीआईसी ने एक फैसला दिया था कि जितना भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने चंदे को सार्वजनिक करेंगी। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां क्या हैं, सब ऐसी जब कोई फैसला आता है तो उसके लिए सब एक हो जाती हैं और इन्होंने जाकर के एक अध्यादेश ला करके और ये इस फैसले को परिवर्तित कर दिया था कि हम उसके दायरे में नहीं आते हैं। अब एक ये इसको हम कह सकते हैं वाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि जब ये एक पुरानी परंपरा हो जाती है, लोग एक आम नागरिक भी समझने लगता है कि इस चंदे का ऐसे दुरुपयोग हो। तो 2017 में इस इलेक्ट्रिक बॉन्ड की घोषणा की गई थी एक नए तरीके से कि ऐसे कैसे चंदा लें और इसमें एक कंडीशन बनाई गई थी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं अगर 1% वोट पाती हैं तो 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक ये अपने चंदे को बिना किसी नाम डिस्क्लोज के ले सकती हैं। लेकिन इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं एसोसिएशन डेमोक्रेटिक ऑफ रिफॉर्म को, जिन्होंने मतलब जो एक इलेक्शन वाच के रूप में एक संस्था काम करती है और जिन्होंने इस तथ्यों को इकट्ठा करके और एक माननीय उच्चतम न्यायालय की जो याचिकाकर्ता वकील जया ठाकुर जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय की नज़रों के सामने रखा और जो आज फैसला आपके सामने है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा रुख अपनाया है, जैसे आप बोलते हैं एक एसबीआई को बच्चे की तरह होमवर्क दे दिया कि कल तक आप लेकर के आओ, तो कैसे एसबीआई जो बोल रहा था 30 जून तक समय चाहिए, तो क्या ये उसके लिए संभव हो पाएगा कि कल तक वो जानकारी कैसे देंगे? ये होमवर्क नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के 15 फरवरी के फैसले की एक अवमानना की थी और उन्होंने उसका अनुपालन ना करते हुए यानी कि उन्होंने एक याचिका दाखिल कर दी और जिसको आइटम नंबर 301 था और जो अवमानना याचिका एडीआर एसोसिएशन की तरफ से उसका आइटम नंबर 302 था। तो उन्होंने कहा था हमको समय चाहिए। एसबीआई के माननीय हरीश साल्वे जी ने अपना पक्ष रखा कि हमको समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने तुरंत अपने फैसले को देखते हुए और अवमानना को देखते हुए भड़क गई। उन्होंने उनको बिल्कुल नहीं सुना और कहा आपको मैं
24 घंटे का समय देता हूं कि अब कल तक ये पूरा डेटा है जो हमारे सामने रखिए। और इसके साथ साथ ये भी बोला कि जो 12 जो है मार्च आज है, और इसके साथ साथ में ये 15 मार्च तक डेटा जो अपलोड हो जाना चाहिए पूरा वेबसाइट। यस, और जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। yes. तो ये तो राजनीतिक पार्टियों के लिए एक भूकंप बोल सकते हैं कि उनको कभी पता नहीं रहा होगा कि हमें इस तरह से जानकारी देनी पड़ेगी। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी पार्टियां भी डर रही होंगी कि जैसे ही नाम आएगा लोगों को सच पता चल जाएगा कि किसने पैसा दिया, किसने दिया। तो क्या वो डर रहे होंगे पार्टियां? एक्चुअली मैं भाई इसमें बोलना चाहता हूँ कि हमको जितनी भी सरकार हैं, जो आम जनता के टैक्स से ये पैसा सब आता है और उसको किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, क्योंकि केवल डायरेक्ट टैक्स जो है 33% आता है और इनडायरेक्ट परसेंट 67% आता है। जो आम जनता यानी कि यहाँ तक एक भिखारी भी जब वो साबुन खरीदता है तो सेलिंग टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स 2 टैक्स देता है, उसके कारण ये सब धन आता है। और लेकिन इस किस तरीके से यानी कि जो मेरी सरकारें हैं इनको जो शिक्षा से इसी वजह से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो तरीके घुमाएंगे, सबको घुमाएंगे, लेकिन क्योंकि शिक्षा प्रश्न खड़े करती है। क्योंकि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हर तरीके की कुव्वत प्रश्न पूछेंगे और अपनी रोजी रोटी कुव्वत से कमा लेंगे। लेकिन उनको बस थोड़ा सा लालच दे करके और उनकी जो गाढ़ी कमाई है और उनके पारदर्शिता को, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को वो सामने नहीं रखना चाहते हैं, इसी के कारण ये हाला हवाली। क्योंकि एक सार्वजनिक बैंक देश में जिस पर सबसे अधिक विश्वास था SBI पर, लेकिन आज उस पर भी लोगों का, क्योंकि सबसे अधिक लोग विश्वास करते थे कि SBI जो है भारतीय स्टेट बैंक है, वो कभी फ्रॉड नहीं होता। वो भी इस तरीके से बताइए किस तरीके से उनका क्या जाता, जबकि आज की सब डेटा यानी कि सब ऑनलाइन रहता है, सभी डेटा कंप्यूटर से होता है। एक समय ऐसा भी आया था कि बैंक के कर्मचारी आए थे, ये कह रहे थे कि बैंक जब कंप्यूटर आ जाएंगे तो हम लोग सब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा तो कोई ऐसा डाटा दही दस्तालेख है नहीं, लेकिन फिर भी इतने 26 दिन में अगर करना चाहती तो सब चीज़ डाटा अपलोड करके स्कैन करके इतनी इंस्ट्रूमेंट है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट, अब तो सब डेटा डिजिटली है। ये कई प्रश्न खड़े करता है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अच्छी तरह समझा और उन्होंने अच्छे से फटकार लगाई और कल तक का समय उन्होंने कहा कि समय दिया। और ये भी SBI बहुत ही मतलब संदेह के दायरे में इसलिए आ रहा था क्योंकि आप देखते होंगे अगर आप जनरल जन धन खाता भी खोलते हैं 0 रुपये का, वहाँ 1 रुपये भी जमा करते हैं तो आपके मोबाइल में मैसेज जाता है और उसी समय जाता है। लेकिन यहाँ पर 1000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पे SBI ने बोला कि कोई भी लिखित हमारे पास डाटा नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप किस तरह से ये दो डबल मीनिंग वाला बात क्यों कर रहे हो? ये इसमें केवल संदिग्धता थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था, क्योंकि दोनों तरफ से याचिका है। क्योंकि इनका एक होता ना कि होमवर्क ना करके आना और केवल समय मामन का हमको और अप्रैल तक समय चाहिए 30 तारीख तक, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़े कर रहा है कि SBI की पारदर्शिता पर कि ऐसा क्या चीज़ है इसमें कि जो ये छिपा रहे हैं और किसके दबाव में छिपा रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, चल जाएगा। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम है, क्योंकि उसने एक फैसले से आने वाले चुनाव का रुख भी बदल सकता है और लोगों को सच का सच पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितना पैसा दिया। और सर ये बताइए कि इस बॉन्ड को लाया क्यों गया था पैसे के लिए कि डायरेक्ट जो दे रहे थे तो फिर उसमें नाम उसका गायब कर दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम पता नहीं चलता था। तो ये कौन से मंशा से लाया गया था? ये केवल इसी मंशा से लाया गया था, केवल एक रूप दूसरा था। क्योंकि जो पहले जो स्ट्रेटजी थी, लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो जाती है कि ये इस तरीके से इतना चंदा गया, इतना चंदा गया। ये क्या है कि एक तरीका वही था, केवल प्रारूप बदल दिया। क्या जब तक लोग समझेंगे तब तक बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। और इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां कर चुकी हैं और वो इसमें ये भी था कि जैसे कंपनियों पे दबाव डालो और उनसे और उधर से बैकडोर से करोड़ों रुपए आ जाते थे बॉन्ड के रूप में और वो पारदर्शिता होती नहीं थी और इसी के कारण ये सब प्रक्रिया लाई गई थी। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वही इस तरह से सच बता सकते हैं। बाकी जो आप कहीं न्यूज़ में देखेंगे वो तो गुमराह करने वाली बात बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और उनके एडवोकेट का पावर यहाँ पर दिखता है और जो सीधे सीधे बोल रहे हैं। और आने वाले टाइम में
अब जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, अभी चुनाव लगभग करीब है, तो अब जो लोग हैं वो चंदा कैसे देंगे और राजनीतिक पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी सर? हाँ, लेकिन मैं इससे पहले जो 5 जजों की बेंच थी, डॉक्टर धनंजय अथमन चंद्रचूड़ CJI साहब और जस्टिस संजीव खन्ना साहब और जस्टिस BR गवई साहब और जस्टिस सेबी पारदीप वाला जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी, इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे कि जैसे ही हरीश साल्वी जी ने समय मांगने की बात रखी तो CJI से सभी जजों ने कहा भाई कोई SBI का कर्मचारी है उसको सामने लाओ, उसको सामने लाओ। हाँ। और जैसे ही उनके पास जैसे एक जस्टिस सवाल दाग रहे थे तो SBI के कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो स्पष्ट था, क्योंकि उनके पास सभी डेटा है और सब कुछ है। वो जानबूझ करके वो उस पारदर्शिता को छिपा रहे हैं। और ये लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने और उन 5 प्रधान न्यायाधीशों की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस जनता के पैसों को समझा। और क्योंकि माई मनी माई अकाउंट जी, मेरा पैसा मेरा हिसाब। क्योंकि साथी जब एक माँ 10 रुपए का बेटे को पैसे देती है तो वो पूछती है बेटा आपने क्या क्या हिसाब लिया। ऐसी तरह से लोकतंत्र में ये प्रत्येक आदमी के जनता का टैक्स का पैसा है, तो हर एक आदमी के नागरिक का जानने का अधिकार है। इसी को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के इस फैसले को और इलेक्ट्रिक बॉन्ड को निरस्त किया और पारदर्शिता लाने को, जो आप हम सबके सामने है। तो देख सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही सार्वजनिक होगा तब डेटा, अभी समय लगेगा लेकिन पता चल जाएगा किस पार्टी को कितना कहाँ से ब्लैक मनी आया। तो देख सकते हैं कितने इजी लैंग्वेज में बताया कि ये सर है जो, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उन लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन जो सर है बहुत ही आसान वे में बताया कि एक माँ जब बच्चों को 10 रुपये देती है तो उसका हिसाब लेती है, कहीं गलत तो यूज़ नहीं किया। अगर जनता ने इलेक्टोरल बॉन्ड या जो भी कॉरपोरेट है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़रीदा है तो उसका हिसाब देने में क्यों डर रही थी। तो ये सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कई तरह से आर्गूमेंट किया और SBI उसमें से नाकाम रहा। तो सर अब आने वाले जो कल इसे SBI को देना ही पड़ेगा। यस, बिल्कुल CJI साहब ने रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा एक चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था। हाँ, जी। तो उसमें तो तुरंत उन्होंने सभी पर्चे ही मंगा लिए थे अगले दिन। उसी तरीके से इन्होंने समय मांगा नहीं, उन्होंने कहीं कल चाहिए और कल सामने आएगा और ये सब आपके सामने होगा और प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगली तारीख तक जो से इलेक्शन कमीशन को दिए अपलोड सब जनता देख सकेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं कि जो मेरे लोकतंत्र का रक्षक है। ये जो सामने मूर्ति लगी है साथी, ये जो है मदर इंडिया जी, ये क्योंकि पहले अंदर लगी थी अम्बेडकर जी की मूर्ति के उस तरफ, तो माननीय अम्बेडकर जी की जो प्रथम मूर्ति है, जो प्रथम अधिवक्ताओं की लिबास में है, शायद ये भारत की पहली मूर्ति है जो अधिवक्ताओं की लिबास में है। हाँ। यस, तो इसी तरह से जो मेरी मदर इंडिया है वो देख रही है, क्योंकि पूरे जो भारत की जनता है वो एक बच्चों की तरह है और उनका संरक्षक मेरा माननीय उच्चतम न्यायालय है। और जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया जो आने वाले समय में पारदर्शिता लाएगा और जनता के हित में है, बहुत ही सार्वजनिक है, जिससे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आने वाले समय में दिखेगा। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या फैसले कर सकती है, चुनाव में भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए आपको कोई जानकारी? अब ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप ही देख रहे हैं कि जिस मेरे चीफ इलेक्शन कमीशन का 2027 तक कार्यकाल था। हाँ, तो बहुत से प्रश्न खड़े करता है कि उनका कैसे अचानक से किस दबाव में दिया या क्या है। ये तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, संस्थाएं वही हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष जो आता है उस पद की गरिमा बढ़ा देता है। जैसे माननीय CJI साहब ने आकर के इस तरह एक पे एक फैसला दे रहे हैं, तो ये सब आएगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, ऐसे ही चलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जी। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बोलाई कि जैसे आप
प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, एक बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व वाले अगर माने जा रहे हैं, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी है। आप उन्हीं के पक्ष में ना बात करें जैसे मीडिया पर आरोप लगता है। यहाँ पर एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब सभी अपने अपने जगह पर स्वतंत्र काम करें। तो हम देखते हैं कि जो सारे जो आयोग हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन एकमात्र सबूत और एकमात्र जो संस्था बची हुई सुप्रीम कोर्ट, उस पर लोगों का आस्था काफ़ी बढ़ रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने उनसे कोई अटैच नहीं होता, चाहे सरकार कोई भी हो, जनता के लिए काम करती है। तो इस तरह से सर ने बताया। और आने वाले 15 तारीख तक देखते हैं कि किसने पैसा दिया और किस पार्टी ने लिया है, तो साफ हो जाएगा। और यहाँ पर हम पे थोड़ा यह भी जानने की हमको आइडिया मिलेगा कि किस पार्टी ने ज़्यादा पैसा लिया, और इससे आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और भी हम सर से आने वाले टाइम में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फैसला दिया और आने वाले टाइम में और भी क्या क्या फैसले होने वाले हैं। तब ये भाई कि मेरे देश में जो 4 स्तंभ माने जाते हैं जी, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और लेजिस्लेशन, उसके साथ साथ में मीडिया जी, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति तो देख रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सभी संस्थाओं को अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से जो देश के सभी नागरिक, उनके आप संरक्षक हो, उनके लिए आप कार्य कर रहे हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे ही ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जी धन्यवाद। जी, तो लोकतंत्र में यही होता है कि सारे जो स्तंभ जो सर ने बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सबको, सभी की अच्छाई और बुराई दोनों समान रूप से दिखाना चाहिए, ना केवल एक पक्ष को दिखाया जाए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर बोला गया कि अगर आपने कोई, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं की है, उसने बोला है जिसने लिया है वो अपना अपना नाम उजागर कर दे, इससे सच का सच और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किस तरह से किस पार्टी ने कितना पैसा लिया है, और इससे जनता को आने वाले चुनाव में अपना एक कुशल नेतृत्व चुनने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और भी इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।